हम द राइज ऑफ द चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम की स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है कि हम इस विषय को एक केस स्टडी की तरह देखें। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना या विरोध करना नहीं है। हम पूरी तरह से तटस्थ होकर केवल एक मास्टर रणनीतिकार के दिमाग को समझने की कोशिश करेंगे। एकदम सही। क्योंकि किसी भी बड़े रणनीतिकार के काम करने के तरीके को समझने के लिए ना हमें उनके शुरुआती जीवन के उन विरोधाभासों को समझना होता है जिन्होंने उनकी मानसिकता को आकार दिया। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। जो जानकारी हमने खंगाली है उसके अनुसार 1964 को मुंबई के एक बहुत ही रईस परिवार में इनका जन्म हुआ। हाँ, इनके पिता अनिल चंद्र शाह एक बेहद सफल बिजनेसमैन थे। मतलब घर में पैसों की या संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 16 साल की उम्र तक इनकी शुरुआती पढ़ाई गुजरात के मानसा नाम के एक गांव में होती है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इनकी माँ का प्रभाव। हाँ, कुसुमबेन, जो कि एक पक्की गांधीवादी थीं। मतलब मुझे हैरानी होती है कि एक तरफ इतना पैसा और दूसरी तरफ गांधीवादी सादगी। बिल्कुल, और यहीं से उस पहले विरोधाभास का जन्म होता है। एक तरफ पिता का व्यापारिक साम्राज्य जहां सब कुछ मुनाफे और रणनीति से तय होता है, हाँ हाँ। और दूसरी तरफ माँ का जीवन जहां सारा जोर सादगी और आत्म अनुशासन पर है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मतलब अक्सर देखा जाता है कि रईस परिवार का बच्चा सादगी इतनी आसानी से नहीं अपनाता। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए कि ये कोई थोपी गई सादगी नहीं थी, ये उनका चुना हुआ रास्ता था। मतलब ये ऐसा है जैसे किसी के पास एक कॉर्पोरेट बोर्डरूम वाला दिमाग हो, लेकिन जीवन शैली एकदम एक सन्यासी जैसी हो। बिल्कुल, माँ के अनुशासन ने उन्हें जमीन से जोड़े रखा। सादगी और खादी का शौक केवल पहनावा नहीं था, ये एक विचार था जो उन्हें समाज के आखिरी आदमी से जोड़ता था। क्या बात है। और पिता की बैकग्राउंड से उन्होंने बड़ी व्यवस्थाओं को समझना सीखा। हाँ, और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं ना, तो एक ऐसा इंसान बनता है जो भीड़ के बीच भी ठंडे दिमाग से सांख्यिकी और गणित लगा सकता है। और ये बात उनकी युवावस्था की एक घटना से बिल्कुल साबित हो जाती है। स्रोत में एक किस्सा है कि पिता चाहते थे कि वे अपना खानदानी व्यापार संभालें। हाँ, और उन्होंने तो साफ चेतावनी दे दी थी कि राजनीति नहीं छोड़ी तो घर से निकाल देंगे। अब आमतौर पर ऐसे हालात में कोई भी युवा या तो बहस करेगा या डरकर बात मान लेगा। सही बात है। आप सोचिए, व्यवस्था इंसान को कैसे डरा सकती है। उसकी सुख सुविधाएं छीनने का डर दिखाकर शायद। बिल्कुल। और जब आप एक ही पल में बिना आवाज की अपनी सारी संपत्ति और सुरक्षा पीछे छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर के खोने के डर को हमेशा के लिए मार दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। मतलब अगर घर छूटने का डर ही नहीं रहा तो मैदान में हारने का डर भी बेमानी हो जाता है। एकदम सही। और जमीनी राजनीति से उनका परिचय अचानक नहीं हुआ था। हाँ, हमने शुरू में बात की थी ना कि 1977 में महज 13 साल की उम्र में वे गलियों में पोस्टर चिपका रहे थे। हाँ, और फिर 1982 आते आते वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एवीबीपी के गुजरात यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। वो तो संगठन की एक पूरी पाठशाला है। बिल्कुल, युवाओं के पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन वो बिखरी हुई होती है। एवीबीपी में उन्होंने सीखा कि उस कच्ची ऊर्जा को एक अनुशासित ढांचे में कैसे ढाला जाता है। और स्रोत बताता है कि इसी दौरान 1982 में एक और बहुत बड़ी घटना घटी। हाँ, उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। मतलब एक ऐसा नेता जो जनता की नब्ज समझता है और दूसरा ऐसा रणनीतिकार जो उस नब्ज पर माइक्रो मैनेजमेंट का जाल बुन सकता है। सही कहा। लेकिन उस जाल को समझने के लिए ना हमें उनकी पढ़ाई की तरफ मुड़ना होगा। उन्होंने घर छोड़ने के बाद राजनीति विज्ञान नहीं पढ़ा। हाँ, उन्होंने तो बायोकेमिस्ट्री चुनी थी। हाँ, और यहाँ ये वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल। एक मिनट मुझे ये समझाइए कि राजनीति और बायोकेमिस्ट्री का क्या कनेक्शन है? इंसान तो अस्थिर होता है ना, वो लैब के केमिकल तो नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ। ये ऊपरी तौर पर अजीब लगता है, लेकिन एक बायोकेमिस्ट क्या करता है? वो बीमारी को बाहर से नहीं देखता। अच्छा, तो वो कहाँ से देखता है? वह सीधे कोशिकाओं यानी सेल्स के स्तर पर जाता है। वह समझता है कि एक छोटी सी कोशिका में हुआ सूक्ष्म बदलाव पूरे शरीर को कैसे प्रभावित करेगा। ओहो, मतलब राजनीति में वो शरीर एक राज्य या जिला है? बिल्कुल। और उसका सेल यानी सबसे छोटी इकाई क्या है? एक मतदान केंद्र, मतलब एक बूथ। एकदम सटीक। तो हवा के रुख पर भरोसा करने के बजाय हर बूथ का अलग से माइक्रो एनालिसिस करना। और 1987 में जब वे औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने यही किया। हाँ,
और स्रोत एक और हैरान करने वाली बात बताता है, उन्होंने इसमें शेयर बाजार की थ्योरी भी जोड़ दी। हाँ, उन्होंने अहमदाबाद के नारायणपुरा में अपना एक छोटा सा ऑफिस खोला और वहां हर बूथ को एक शेयर और हर वोटर को एक निवेशक माना। ये ना राजनीतिक इतिहास का एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। शेयर बाजार का नियम क्या है? रिस्क मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस। हाँ, डूबते स्टॉक को पहचान कर मुनाफा कमाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चुनाव को एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरह मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब वोटर को निवेशक मानने का अर्थ है कि आप उससे वोट की भीख नहीं मांग रहे, आप उसे भविष्य के रिटर्न या विकास का भरोसा दे रहे हैं। हाँ? क्या ये विशुद्ध गणित था या मनोविज्ञान? दोनों का एक घातक कॉम्बिनेशन था। नारायणपुरा के उस छोटे ऑफिस में वो जो समीकरण बना रहे थे ना, वे हवा में तीर नहीं थे। हाँ, उस समय तो बड़े नेता रैलियों की भीड़ देखकर जीत का गणित लगाते थे। लेकिन ये युवा रणनीतिकार हर बूथ के अंदर की जातियों, समस्याओं और डेमोग्राफिक्स का डेटा बना रहा था। ये तो एकदम कंप्यूटर वाली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो गई, वो भी कंप्यूटर आने से बहुत पहले। एकदम सही। और नारायणपुरा के उसी ऑफिस में बने फॉर्मूलों का सबसे पहला और बड़ा प्रयोग गुजरात के वित्तीय संस्थानों में हुआ। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। स्रोत के मुताबिक 1999 में वे अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के प्रेसिडेंट बने। और यहीं से आर्थिक घेराबंदी शुरू हुई। लेकिन एक सेकंड, आमतौर पर तो राजनीति का इस्तेमाल पैसे पर नियंत्रण के लिए होता है ना, लेकिन यहाँ उन्होंने छोटे किसानों को शेयर होल्डर बना दिया। यही तो उनकी रणनीति का मास्टर स्ट्रोक था। 90 के दशक में ना गुजरात में सहकारी बैंक केवल बैंक नहीं थे। अच्छा, तो वो क्या थे? वे ग्रामीण सत्ता के सबसे बड़े केंद्र थे। जो बोर्ड को नियंत्रित करता था वही तय करता था कि किस किसान को खेती के लिए लोन मिलेगा। मतलब सीधा आर्थिक नियंत्रण। और दशकों से इन पर कांग्रेस से जुड़े स्थापित लोगों का कब्जा था। बिल्कुल। तो जो लोन देगा, गांव का किसान वोट भी उसी को देगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है। अब आप इसे भाषणों से तो नहीं तोड़ सकते, तो उन्होंने शेयर बाजार वाला दिमाग लगाया। बैंक के चुनाव में वही वोट दे सकता है जो शेयर होल्डर हो। ओहो। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन छोटे किसानों को बैंक के शेयर दिलवा दिए जो कभी बैंक की सीढ़ियों तक नहीं गए थे। अरे बाप रे, मतलब रातों रात बैंक का पूरा वोटर बेस ही बदल दिया। बिल्कुल। पुराने नेताओं के पास गिने चुने वोट थे, लेकिन अब बहुमत उन छोटे किसानों का था जिन्हें पहली बार मालिकाना हक मिला था। तो ये विशुद्ध लोकतंत्रीकरण हुआ। जब आप एक गरीब किसान को शेयर देते हैं तो उसे व्यवस्था में आवाज मिलती है। हाँ, और बदले में वो अपनी राजनीतिक वफादारी आपको देता है। माधोपुरा मर्केंटाइल बैंक जैसे अभेद्य किले इसी गणित से ढह गए। ये आर्थिक घेराबंदी का वाकई एक बहुत बड़ा हथियार था। इसी को असली बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, जो रोजमर्रा की आजीविका से जुड़ जाए। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब युवाओं का संगठन, बायोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले और आर्थिक घेराबंदी। ये थ्योरी सच तब साबित हुई जब ये बायोकेमिस्ट्री वाला लड़का पहली बार चुनावी मैदान में उतरा। हाँ, 1989 में पहली बार म्युनिसिपल चुनाव लड़ा, नारायणपुरा वार्ड से। और स्रोत बताता है कि लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये चार्ट बनाने वाला लड़का जमीन पे क्या कर पाएगा। मजाक उड़ाना स्वाभाविक था। 80 के दशक की राजनीति बाहुमल और लाउडस्पीकर पर चलती थी। लेकिन परिणाम ने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। 13,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से जीत। एक म्युनिसिपल वार्ड में 13,000 का मार्जिन कोई छोटी बात नहीं होती। एकदम सही। इस जीत ने दिल्ली के बड़े नेताओं को बता दिया कि वो केवल नंबरों का बाजीगर नहीं है, बल्कि राजनीति का एक बड़ा चाणक्य है। बिल्कुल। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो एक रईस परिवार के लड़के ने माँ के अनुशासन, बायोकेमिस्ट्री और शेयर बाजार की समझ को मिलाकर ऐसा मॉडल तैयार किया जिसने राजनीति की परिभाषा बदल दी। ये बहुत ही मजेदार चर्चा रही। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। स्रोत के अनुसार 80 और 90 के दशक में चुनाव को शेयर बाजार की तरह देखना बहुत क्रांतिकारी था। बिल्कुल था। उस समय नारायणपुरा के छोटे ऑफिस में मैनुअल डेटा बनता था। लेकिन जरा आज के समय के बारे में सोचिए। आज हम बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं। सही बात है। तो सवाल यह है कि क्या आज की राजनीति अभी भी उस छोटे से ऑफिस में बने बायोकेमिस्ट्री वाले फॉर्मूलों पर चल रही है, या अब वो फॉर्मूला खुद विकसित होकर एक ऐसा विशाल अदृश्य एल्गोरिदम बन चुका है जो हम सबको बिना हमारे जाने ही नियंत्रित कर रहा है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। सुनते रहिए और हमेशा गहराई में उतरने के लिए तैयार रहिए।